एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। किसमें कितना है दम। आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। मतदान खत्म हो चुका है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 5 बजे मतदान खत्म हो गया था और अब पता चल जाएगा, अब से कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि आखिर किसमें कितना है दम। इस बार भी पक्ष बाजी मार जाता है या फिर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्ष का कैंडिडेट जीत जाता है। इस बात को लेकर ही आज हमारी चर्चा होने जा रही है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद या यूं कहें कि महज कुछ मिनटों बाद, क्योंकि हो सकता है 20-25 मिनट में, 30 मिनट में हमें रिजल्ट्स पता चल जाए। हालांकि कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे आंकड़े सामने आ रहे हैं, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ आज हुआ है, उसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमानात भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे क्या कुछ चल रहा है, कैसे ये उपराष्ट्रपति चुनाव जो है वो संपन्न हुआ। और एक चीज जो हमने देखी कि इस उपराष्ट्रपति चुनाव में कैंडिडेट्स अनाउंस होने के साथ ही कुछ ही वक्त में विपक्ष टूटता हुआ नजर आया। राष्ट्रपति चुनाव में भी हमने देखा कि राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा लगा जैसे तुरुप का इक्का फेंक दिया गया हो, विपक्ष पूरी तरह से धराशायी नजर आ रहा था। उसी तरह से इन उपराष्ट्रपति चुनावों में भी विपक्ष टूटता हुआ नजर आया। टीएमसी ने तो वोट से ही किनारा कर लिया। तो अब देखना यह होगा कि आज क्या होता है उपराष्ट्रपति पद के लिए, कौन जीतता है, कौन हारेगा। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं विपक्ष की तरफ से संयुक्त रूप में मार्गरेट अल्वा का नाम प्रस्तावित किया गया बतौर उपराष्ट्रपति कैंडिडेट। अब अगर जगदीप धनखड़ की बात करें तो उनके प्रस्तावक बनकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और ये कहा जा रहा है कि वो भी एक बहुत बड़ी छवि थी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर स्वयं आए, उन्होंने जो है प्रस्तावक उनके बने थे, उससे भी बहुत ज्यादा। देखिए ये उसी दिन की तस्वीरें हैं, ये वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में जेपी नड्डा, अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम बड़े चेहरे इस वक्त जो सत्ता संभाले हुए हैं, वो तमाम बड़े चेहरे जो इस वक्त देश की पहचान बने हुए हैं, जो देश के तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स हम उनको कह सकते हैं पूरी दुनिया में, वो सभी जगदीप धनखड़ के साथ आए थे। ये एक बड़ा मैसेज माना जा रहा था, ये तस्वीर बड़ा मैसेज मानी जा रही थी। और आज मतदान संपन्न हो चुका है, तमाम सांसदों ने मतदान किया है। आपको बता दें कि 388 सांसद इस वक्त हैं, जिसमें से सीटें हैं इस वक्त, जिसमें से 788 सीटें इस वक्त है, जिसमें से 780 सांसद वोट दे सकते हैं। अब इन 780 में से किसने किसको अपना मत दिया है वो देखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वोटिंग की है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी वोट डालने आए, राहुल गांधी ने अपना वोट डाला है और साथ ही निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी वोट दिया है। ये मानिए कि करीब 2 बजे तक जो आंकड़े आ रहे थे, लगभग 2 बजे तक 85% मतदान हो चुका था और शाम 5 बजे जब मतदान खत्म हुआ तो 92.9% मतदान आज हुआ है उपराष्ट्रपति चुनाव में। तो चलिए एक बार एक सरसरी नजर डालते हैं राजनीतिक सफर पर, क्या था। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के राजनीतिक सफर पर। देखिए, राजनीति की शुरुआत उन्होंने जनता दल से की थी। उसके बाद 1989 में झुंझुनू से सांसद बने। वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। 1991 में जनता दल छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। 1993 में अजमेर के किशनगढ़ से विधायक बने। 2003 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे जगदीप धनखड़। 30 जुलाई 2019 को बंगाल के 28वें राज्यपाल बने और बतौर राज्यपाल इनका कार्यकाल हमेशा चर्चा में रहा, क्योंकि सरकार के कई मुद्दों पर ये उनके सामने खड़े हुए नजर आए, उनको लगातार चेताते हुए नजर आए। कई मामलों पर ममता बनर्जी सरकार से सहमत नहीं थे। अब बात मार्गरेट अल्वा की कर लेते हैं। पहली बार 1974 में राज्यसभा पहुंची। अल्वा ने 6 साल के 4 कार्यकाल पूरे किए हैं और इस दौरान अलग अलग मंत्रालयों में, समिति में भी वो शामिल रही। अलग अलग मंत्रालयों की समिति में वो शामिल रही, उन्होंने भागीदारी निभाई। कांग्रेस ने उन्हें 1975 में पार्टी का महासचिव भी बनाया। अल्वा राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री भी रही। साथ ही 1999 में अल्वा लोकसभा के लिए चुनी गई। तो ये था दोनों ही
जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्रत्याशी हैं आज, उनका राजनीतिक सफर, और इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं अश्विनी शाही, जो कि बीजेपी से नेता हैं, जावेद मलिक जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अरविंद विद्रोही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले मैं अश्विनी शाही जी के पास जाना चाहूंगी। अश्विनी जी, काफी सारे आंकड़े हम देख रहे हैं, तमाम बातें कही जा रही हैं, कहा यह जा रहा है 500 से ज्यादा वोट धनखड़ जी को मिलने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, धनखड़ जी बहुत ही लोकप्रिय किसान नेता के रूप में आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनको उतारा है, एनडीए ने उनको उतारा है। और हम ये जरूर देखना चाहेंगे कि सभी दलों ने कुछ दिन पहले जो महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उस चुनाव में लोगों ने जीता, और जिस तरीके से महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उस चुनाव में सभी दलों में दलीय सीमाएं टूटी। क्यों टूटी? क्योंकि एनडीए ने एक ऐसी महिला, आदिवासी दलित महिला को उतारा था जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी, और किस तरीके से यशवंत सिन्हा जी को हार मिली वो सबने देखा। वही स्थिति आज यहाँ हो रही है कि सारी दलीय सीमाएं आज टूटेंगी। आप आज देखिएगा कि किस तरीके से वोटों का बंटवारा होगा। अभी कुछ देर बाद ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी और माननीय धनखड़ जी महामहिम उपराष्ट्रपति 1 घंटे के बाद निर्वाचित दिखाई देंगे। ठीक है, जावेद मलिक जी, ऐसा क्यों हुआ कि जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए तो भी विपक्ष टूटता हुआ नजर आया, विपक्ष के वोट बट गए, जब उपराष्ट्रपति चुनाव आए तो टीएमसी ने तो वोटिंग से ही किनारा कर लिया, क्यों ये फूट पड़ती नजर आ रही है? जी, मैं पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा, ये संवैधानिक पद है और वाइस प्रेसिडेंट बहुत बड़ी पोस्ट होता है, और इसको ये अधिकार जो है चुनने का, क्वालिफिकेशन का, इलेक्शंस का, इसका पूरा प्रोसीजर जो है संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक आपको मिलेगा। और हाँ, आज हमारे पास नंबर्स कम है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन अलवा जी जो है, जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो उनसे काफी वरिष्ठ हैं, जो जगदीप जी हैं, क्योंकि वो 2 बार की गवर्नर रही हैं, राजस्थान और उत्तराखंड में भी उन्होंने काम किया एज ए गवर्नर, और बहुत वरिष्ठ सीनियर लीडर है। लेकिन बहुत अच्छा होता कि एक राष्ट्रपति जो है हमारी वो महिला है, तो वाइस प्रेसिडेंट भी महिला होती तो ये ऐतिहासिक होता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि भाजपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है और हमने अलग कैंडिडेट उतारा है। तो जो लोकतंत्र की खूबसूरती है वो यही है, चाहे आप जीते या हारे, लेकिन पुरजोर तरीके से आप लड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो हमने अपनी बात रखने की कोशिश की है और परिणाम आएंगे वो देखने वाले हैं। जी, ठीक है। अरविंद विद्रोही जी, कांग्रेस तो इस बात पर बचती नजर आ रही है कि विपक्ष में जो है फूट पड़ चुकी है और विपक्ष कमजोर होता नजर आ रहा है, कांग्रेस इससे बच रही है, इस पर जवाब देने से। ठीक है, अगर कांग्रेस की नजर दृष्टि में ये नहीं है कि विपक्ष की एकता में कमी आ रही है, तो ये उनका कांग्रेस का अपना आकलन हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार राष्ट्रपति चुनाव में भी, अभी उपराष्ट्रपति चुनाव में भी जो संदेश मिल रहे हैं, इस प्रकार से हो रहा है, तो ममता बनर्जी का ही हो गया। ममता बनर्जी ने मतदान से बाहर लेने का निर्णय लिया था, लेकिन उनके 2 सांसदों ने उड़ दिया है। शिवसेना तो यही है कि कांग्रेस जो विपक्षी खेमा था, उससे जो है तमाम लोग जो है उपराष्ट्रपति की तरफ मतदान किए हैं। तो ये अगर उनको लगता है कि इसकी कमी से भी कोई कमी नहीं है या कोई कमजोरी नहीं है, तो ये उनका विश्लेषण होगा। लेकिन चुनाव की जो भी प्रक्रिया है, जो अभी तक मतदान में जो रुझान सामने आए हैं, निर्णयों के विपरीत जो सांसद गए हैं विपक्षी खेमे के, उससे तो यही लग रहा है कि उपराष्ट्रपति पद पर जगदीप धनखड़ को बढ़त मिल रही है, और वो भाजपा के कैंडिडेट हैं, तो भाजपा को भी बढ़त मिल रही है। ठीक है शाही जी, कांग्रेस तो विपक्ष बच रहा है, देखिए सिर्फ कांग्रेस ही क्या, मैं कहूंगी विपक्ष बच रहा है। इस बात का आकलन करने से, इस बात को एक्सेप्ट करने से कि विपक्ष टूट रहा है, कमजोर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी भारी पड़ती नजर आ रही है हर मोर्चे पर। इसकी वजह बता दीजिए, आप ही बता दीजिए कि विपक्ष क्यों कमजोर पड़ रहा है। ये कहीं जांच की आंच तो नहीं है जो तमाम चुनावों में मंडरा रही है? जी शाही जी,
कुछ तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। बहरहाल हमारे साथ कांग्रेस लगातार जुड़ी हुई है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है, बीते दिनों जो हमने देखा तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं, हेराल्ड को लेकर जांच चल रही है, कांग्रेस लगातार कह रही है बदले की राजनीति हो रही है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या कहीं ये जांच की आंच ही आपके टूटने पर, कमजोर पड़ने पर असर तो नहीं डाल रही है कहीं? बिल्कुल नहीं, और कमजोर हमारे नंबर्स कम है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, हमारे नंबर्स कम है, तो इसमें जांच की आंच ये तो सब नहीं। लेकिन देखिए, आपने खुद ही कहा ना कि उपराष्ट्रपति पद जो है ये तो संवैधानिक पद है, ऐसा तो है नहीं कि भाई जनता का प्रतिनिधि चुना जा रहा है, ये तो संवैधानिक पद है। अब जब संवैधानिक पद के लिए बात, एमपीज कितने हैं, हमारे एमपीज आज भी कम है, तो हमारे पास नंबर नहीं है। जब हमारी सरकार थी तो हमारा, सर एक बात बताइए ना, जब राष्ट्रपति चुनाव हुई तो विपक्ष, सर जब राष्ट्रपति चुनाव हुए तब भी आपके विपक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई है, आपके साथियों ने आपका साथ छोड़ दिया। और पहली बात यह है कि राष्ट्रपति चुनाव या उपराष्ट्रपति चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता पार्टी का, तो ये कोई भी कहीं भी वोट कर सकता है, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। लोकतंत्र तो यही है कि आप कहीं भी वोट करिए अगर आपको लगता है। जबकि हमारे जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे जसवंत सिन्हा जी, वो तो भाजपा गए थे, लेकिन उन्होंने उनको ही वोट नहीं किया, जबकि उन्होंने कहा था कि जिनका कंशाइंस जाग जाए वो हमें वोट करे, लेकिन वोट नहीं दिया। तो ये लोग, राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव ये पार्टी से ऊपर होता है, लेकिन हाँ, हर पार्टी को अधिकार है कि अपना कैंडिडेट उतारे, हमने उतारा है, और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे वोट मिलेंगे और वो जीत कर सामने आएंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष जैसा कुछ नहीं होता उपराष्ट्रपति चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव में? नहीं, पक्ष विपक्ष तो हर जगह होता है। तो फिर ये किस लिए बनाया गया है? नंबर्स हमारे पास कम है, इसको हम मान रहे हैं कि हमारे पास नंबर्स कम है, तो ये भी तो मानिएगा ना कि ये जो कम नंबर्स है उनको और कम करने में बीजेपी की रणनीति कामयाब हो रही है। बीजेपी की प्लानिंग इस तरह की है, वो हर बार ऐसा ट्रम्प कार्ड फेंकते हैं कि विपक्ष के जो कम नंबर्स है ना वो और सिमट कर रह जाते हैं, व्यवस्था बर्बाद करने में कामयाब हो रही है। तो बीजेपी तो हर जगह कामयाब हो रही है, बस वो चुनाव को जीतने में कामयाब हो रहे हैं, वो भी झूठ फैला के, भ्रम फैला के। अच्छा, चलिए शाही जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे पूछ लेती हूँ। शाही जी, कांग्रेस ये तो नहीं बता पा रही है कि उनके जो पूरा विपक्ष है वो क्यों टूटता जा रहा है, लेकिन ये कह रही है कि बीजेपी कामयाब हो रही है हर चीज में झूठ फैलाकर। आप जवाब दे दीजिए इस चीज का। ये देखिए जी, हम लोगों ने क्या, पूरे देश ने देखा कि इनके कांग्रेस ने जो है सबके साथ मिलकर ममता बनर्जी ने एक कैंडिडेट खड़ा किया महामहिम के लिए, और विपक्ष का मिला जुला कैंडिडेट जसवंत सिन्हा को खड़ा किया, अपने प्रदेश में नहीं जाने दिया। आज जब मार्केट वर्मा जी को इन लोगों ने खड़ा किया तो उन्होंने वोट नहीं दिया 34 लोगों ने। ये तो यही भ्रम फैला रही है भारतीय जनता पार्टी। लगा सकते हैं हमारे मित्र, भारतीय जनता पार्टी पर इन लोगों के पास सबसे कोई नहीं है बात करने के लिए। ब्लेम चश्मा पहनकर, अब देखिए कल किस तरीके से काले कपड़े पहनकर लोगों ने किस तरीके से राम मंदिर का जो शिलान्यास का दिन था उस दिन काले कपड़े पहन के विरोध किया इन्होंने। वो ईडी का भी विपक्ष ने एक मजबूत स्टैंड लिया था। अब वो किसी भी कारण से आज सड़क पर उतरने को मजबूर हुए, लेकिन कम से कम जन सरोकार के मुद्दों को लेकर उतरे। तो अब वो बीजेपी ने मजबूर किया, चाहे किसी एजेंसी ने मजबूर किया, उस मुद्दे को हम अलग रखते हैं। भ्रम की बात कर रहा हूँ, ये भ्रम हम लोग फैला रहे हैं। राहुल गांधी जी जिस पर जमानत पर हैं, उनके ऊपर धारा क्या लगी है 120C। अब इसका अर्थ क्या होता है मैं नहीं जानता, पूरा देश जानता है। ये भी हम ही भ्रम फैला रहे हैं। ये लोग जिस तरीके से पूरे देश से हटते चले जा रहे हैं, और इनके प्रवक्ताओं, इनके नेताओं में आंतरिक लोकतंत्र का खतरा महसूस हो गया परिवारवाद की वजह से, कि एक परिवार के लोग की वजह से G20 बन जा रहा है। ये भी हम भ्रम फैला रहे हैं। तो ये आरोप लगता रहेगा और ये लोग हमेशा लगाते रहेंगे। 3.25 राज्यों में सरकार थी इनकी, अब 2.5 में बची है। आने वाले चुनाव में वहां से भी साफ होने वाले हैं अपने कुकर्मों की वजह से। इसलिए इन लोगों को अब देश ने गंभीरता से लेना दिया है। देश की जनता ने ये देखा है कि महामहिम के लिए कौन उपयुक्त है, उनको हमारे माननीय विधायकों ने चुना है, और देश के लिए कौन उपयुक्त है उसको जनता ने चुना है माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में। आज वो है, कांग्रेस को खरीद कर दिया। 56 साल बहुत हो चुके, देश रहा बेहाल 56 साल। ठीक है। मलिक जी को बहुत हंसी आ रही है, वो मुस्कुरा रहे हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं। मलिक जी, आप जवाब देना चाहते हैं?
जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, काले कपड़ों की बात कर रहे थे, ये भूल जाते हैं कि काली टोपी आरएसएस के लोग 24/7 लगाते हैं, तो वो किसका विरोध करते हैं, इसका जवाब चाहिए मुझे। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि FIR 420 भी, कौन सी FIR हुई है राहुल जी के खिलाफ, बताइए, FIR नंबर बता दीजिए मुझे। तो ये झूठी तो है और क्या है? जमानत है प्रभु आप अरविंद जी बताते हैं जमानत है या नहीं है? बताइए, आपने आईपीसी नंबर बताइए, FIR नंबर बताएंगे वो जमानत है या नहीं है, और धारा जो लगी है वो मैंने बताया है। यही तो झूठ है, मैं यही तो झूठ बोलते हैं आप लोग। अगर आप आईपीसी की 420 धारा बता रहे हैं तो FIR नंबर बता दीजिए मुझे, कौन सा मुकदमा है, हम भी जाने कि हमारे नेता के खिलाफ कौन सा मुकदमा लड़ा जा रहा है। और जो ईडी की जांच हो रही है तो 2015 में ठीक है 54 घंटे पूछताछ करे, क्या मिला? चैलेंज कर रहे हैं मलिक साहब कर लो, लेकिन ऐसी सरकार है जो मैं बताना चाहूंगा मलिक साहब, शाही जी एक बार मलिक साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए। दूसरे की जमानतदार मलिक जी को जमानतदार का नाम बता दिया, बाकी आप धारा 144 क्यों लगाते हो जब आंदोलन करते हैं? हमारे कार्यालय को आपने किला बना दिया है, 2-2 हजार पुलिस वाले हर कार्यालय पे हमारे खड़े हैं, सारे कार्यकर्ताओं के घरों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, हाउस अरेस्ट कर लेती है, तो आप खुल के मैदान में हो ना, डर किस बात का है? ये ऐसी सरकार है जिसने देश बेच दिया है। 139 लाख करोड़ का कर्ज ले चुके हैं आप लोग, और मार्च में ये बढ़ के 153 लाख करोड़ का कर्ज हो जाएगा देश पे। हर व्यक्ति पे 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज हो चुका है। आपने अर्थव्यवस्था डुबो दी, आप रुपया देके कहां पहुंच गया है? आप कांग्रेस को अगर मलिक साहब एक बार शाही जी से जवाब ले लेते हैं अब। ठीक है मलिक जी जवाब ले लेते हैं शाही जी से। अभी एक रोड बनाया, एक्सप्रेस वे बनवाया, वो 4 दिन में 10 गया। ये तो आपका विकास है, पोल खुल रही हर जगह, और आपके नेता का देखिए क्या क्या कर रहे हैं। आगरा का जो आपका जिलाध्यक्ष है वो गला काट कर अपनी कार में लेके मुंडी घूम रहा है, और आपका एक उपाध्यक्ष निकालेगा वो वैशाल्य चला रहा है, और उसके फार्म हाउस में से क्या क्या हथियार नहीं मिल रहे। ठीक है मलिक जी, ठीक है शाही जी, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं मलिक जी। शाही जी ठीक है मलिक जी, जवाब भी तो सुन लीजिए, सिर्फ सवाल करते रहेंगे क्या? जवाब भी देने दीजिए बीजेपी को। शाही जी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं मलिक साहब, कह रहे हैं कि आप बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं अपनी तमाम चीजों को। देखिए मैंने पूरी बात निशा जी मैंने सुना नहीं, लेकिन एक बात मैंने सुनाई दी कि देश को बेच रहे हैं हम लोग। जमानतदारों के नाम मैंने बता दिए, अरविंद भाई उस पर ज्यादा कहेंगे। एक AK एंटोनी साहब है जमानतदार, एक में प्रियंका वाड्रा है, इन 2 माँ बेटों के जमानतदार है। अब मैं बेसिक बात में कहता हूँ, जावेद मलिक साहब सुन लीजिए, से सुनिएगा। यूपीए 2 की सरकार में 2009-10 में जो कंपनियां आप लोगों ने बेची, इसका शुरू किया किसी NHPC लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, NTPC। ये तो आप अपना बता रहे हैं, आप अपना बता रहे हैं, मुझे इलेक्ट्रिकल बताते तो गए 5G आप बेच रहे हो, खनिज विकास निगम आपने बेचा है, खनिज विकास निगम आपने बेचा है, उसके बाद मनमोहन सिंह के 6 कंपनियां और बेची है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, EIL इंजीनियर लिमिटेड, शाही जी मलिक जी ठीक है अरविंद जी आप बताइए, ये जो तमाम भ्रष्टाचार के एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं पक्ष और विपक्ष, इन भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते ही क्या विपक्ष कमजोर होता जा रहा है? क्या कौन सी रणनीति ज्यादा कारगर साबित हो रही है? ठीक है मलिक जी विद्रोही जी से एक बार मुझे बात कर लेने दीजिए। ठीक है अरविंद विद्रोही जी, तमाम आरोप सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन आखिरकार जो रिजल्ट सामने आ रहा है, जो हम देख रहे हैं, वो ये कि बीजेपी सत्ता पक्ष और भी ज्यादा मजबूत होता चला जा रहा है। और आज की जो उपराष्ट्रपति की अभी मतगणना चल रही है, उसमें भी यही आकलन, यही कयास अब तक लग रहे हैं कि धनखड़ जी ही जीत कर आएंगे, और वो भी बम्पर जीत के साथ में आएंगे। इसमें कमी नहीं खोज पा रही है विपक्ष, अपनी टूटता जा रहा है लेकिन कमी नहीं खोज पा रहा है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है भारतीय राजनीति में, सकारात्मक होता दिख रहा है कुछ? जी देखिए, इसको अगर कोई समझना चाहता है तो सबसे पहले उसको शक्ति के सिद्धांत समझने पड़ेंगे, और शक्ति के सिद्धांत को समझ के जुड़ना पड़ेगा। शक्ति कोई भी स्थापित होती है तो उसमें ऊर्जा की जरूरत होती है, और राजनीति में शक्ति कहती है, शक्ति बनती है व्यक्तियों की ऊर्जा से और सिद्धांतों की ऊर्जा से, विचारों की ऊर्जा से। तो अभी भाजपा की जो उपलब्धियां हासिल हो रही है लगातार चुनाव जीत में,
उसमें व्यक्तियों के ऊर्जा के साथ ऊर्जा मिलन हो रहा है और ऐसी ऊर्जाओं का मिलन हो रहा है जो समानांतर चल रही है, पूरक चल रही है। उसमें मतलब दो ऊर्जा ऐसी भी होती है ऊर्जाओं में भी जो सकारात्मक नकारात्मक, पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो कहीं उसका टकराव नहीं हो रहा है। विपक्ष के साथ दिक्कत ये है कि अगर उनमें ऊर्जा भी इकट्ठा हो रही है तो उन ऊर्जाओं में आपस में टकराव हो जा रहा है। कहीं पर भी उन ऊर्जा को जोड़ने का जो एक फील्ड तैयार होती है वो विचार होती है। वहां पर विचार अभी केवल ये है कि खुद का बचाव और किसी तरह सत्ता में आना, ये चीजें हैं। और सत्ता को जो शक्ति का स्रोत था, ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, उसका बचाव, उसके लिए साधना होती है। अब आपको तो संदेह होता है, उसके लिए आप पॉलिटिकल एरा में वर्कर्स से, कार्यकर्ताओं से संवाद किए अपनी नीतियों को के पक्ष बनाने के लिए। अभी जितना भी कांग्रेस का मूवमेंट चल रहा है वो केवल चल रहा है क्योंकि नेशनल हेराल्ड के और कुछ अन्य कार्रवाई सीधी जो है और सीबीआई सबकी इंटरनेट की कार्रवाई सीधे नेहरू राजवंश पर हो रहा है। तो ये जनता से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये भ्रष्टाचार का मामला है। इसमें कार्यकर्ता जो है, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने विद्रोही जी, अब एक चीज ये और समझा दीजिए कि जैसे जैसे बीजेपी चुनाव जीतती जा रही है, सिर्फ लोकसभा में ही नहीं, सिर्फ जनता के बीच ही नहीं, सिर्फ विधायक ही उनके नहीं है, सांसद भी उनके ही ज्यादा हैं, और उसके बाद में तमाम जो संवैधानिक पद है उस पर भी सत्ता पक्ष का ही जो कैंडिडेट है वो एक के बाद एक काबिज होता दिख रहा है, जो अब तक हमें दिख रहा है। इससे 2024 के लिहाज से कितनी मजबूत हो रही है पार्टी, ये जो संवैधानिक पदों पर चुनाव हो रहे हैं और उस पर जीत मिल रही है? हाँ, निश्चित इसका फायदा मिलेगा, और फायदा तब मिलेगा जब संवैधानिक पदों पर जो लोग निर्वाचित हो रहे हैं वो उन कार्यों को पूरा करेंगे जिसके कारण जनता उनको समझ रही है। जैसे द्रौपदी मुर्मू जी का है, उनका कई कैटेगरी है, वो महिला भी है, आदिवासी भी है, उनका जो पारिवारिक उन्होंने सुख त्राप्ति दे रही है उसके कारण बहुत लोगों का जुड़ा हुआ है। तो उनके किए हुए अच्छे कामों का आपका फायदा अपने आप मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि निर्विरोध नहीं है। अगर वो निर्विरोध हुई होती तो वो जो है राजनीतिक लाभ भाजपा को कम मिलता। और उसी तरह जगदीप धनखड़ जी की जो बात है, उनका राजनीतिक इतिहास के साथ साथ लोगों को भूलना, मतलब लोगों को ज्ञान में है कि वो चंद्रशेखर जी के समय मिनिस्टर थे, मतलब वो मूवमेंट के व्यक्ति हैं, किसान परिवार से हैं और लंबा उनका अनुभव रहा है। तो भी बहुत लोग जुड़ेंगे। जगदीप धनखड़ को जिस तरह अच्छे उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचे हैं, तो अभी देश में की राजनीति बुरी रहे डॉक्टर लोहिया और नारायण के लोगों का झुकाव जो है जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद पर घोषणा के बाद तीव्रता से हुआ है और वो बड़ी ताकत में है। ठीक है, समय अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो मैं चाहूंगी शाहिद जी आप एक फाइनल कमेंट मुझे दे दीजिए कि इस उपराष्ट्रपति चुनाव में आप क्या देख रहे हैं, बीजेपी की जीत या विपक्ष की ज्यादा हार? देखिए, 725 सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया है और 725 में आप देखिए कि मैक्सिमम वोट माननीय धनखड़ जी को मिलने जा रहा है। विपक्ष की हार तो पहले ही तय थी और मार्केट अलवा जी इसको हार मान के चल रही। वो तो पार्टी ने उनको निर्देशित किया था, मैदान में आई, उनको पता था कि हम चुनाव हार रहे हैं, कहीं से भी जीत की गणित उनके पक्ष में नहीं था। फिर भी वो पार्टी के का सम्मान बचाने के लिए जो जिद थी पार्टी की, वो लोग अगर चाहते तो धनखड़ साहब को निर्विरोध निर्वाचित करा सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि मार्केट अग्रवाल जी हार जाएंगे। मार्केट अग्रवाल जी के व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं है, मार्केट अग्रवाल जी एक अच्छी नेता है हिंदुस्तान की, मगर कांग्रेस के हाथों उनका जो है उनको एक तरह से ले आकर लांछित कराया गया कि उनको चुनाव हरवाया गया। मैं अपमानित की बात नहीं कहूंगा, एक लांछन तो लगी गया कि चुनाव में आप खड़ी हो गई और चुनाव हार गई, जानते हुए भी। जैसे जसवंत सिन्हा जी को सम्मानजनक तरीके से ममता बनर्जी जी ने अपमानित किया, मैं एक शब्द है सम्मानजनक तरीके से अपमानित किया, उन्होंने उनको खड़ा किया और वो अपने बंगाल में भी नहीं आने दिया। तो ये सम्मानजनक तरीके से अपमानित करना हुआ। लेकिन आज ठीक है मलिक जी, थोड़ी देर बाद पूरा देश देखेगा धनखड़ जी उपराष्ट्रपति चुने गए। जी ठीक है, मलिक जी फाइनल कमेंट। जी, उपराष्ट्रपति कोई भी बने, वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनको एडवांस में मुबारकबाद। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, विद्रोही जी कह रहे थे कि ईडी की वजह से हम जनहित के मुद्दे के ऊपर हमने सारे आंदोलन किए हैं, वो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन था। आप गलत बयान कर रहे थे। और दूसरी, कांग्रेस लड़ती रहेगी,
और आगे भी लड़ती रहेगी और पूरी ताकत से लड़ती बिल्कुल, रहेगी। बहुत बढ़िया बात है सर। विपक्ष मजबूत होगा तो ही देश मजबूत होगा। सिर्फ सत्ता पक्ष से देश नहीं चलता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जरूरी है। विद्रोही जी आप ही के पास आ रही हूँ, एक फाइनल कमेंट मुझे दीजिएगा। ईडी की कार्रवाई के पहले कांग्रेस ने इतना बड़ा आंदोलन किस दिन किया था जब तक वो राहुल गांधी चपेट में नहीं आए थे? एक तारीख बता दें। ठीक है जी, एक तारीख बता दें किस दिन इन्होंने। ठीक है विद्रोही जी बड़े पैमाने पर चर्चा का समय खत्म हो चुका है। मैं आपसे एक फाइनल कमेंट की उम्मीद कर रही हूँ। एक फाइनल कमेंट आप दीजिए। उपराष्ट्रपति चुनाव में इस बार जो कुछ हो रहा है, जो आकलन लगाए जा रहे हैं, वो हम सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब से कुछ ही देर में रिजल्ट आ जाएंगे। उपराष्ट्रपति पद पर जो भी चुना जाएगा वो उसकी जिम्मेदारी रहेगी अपने जो उनके संविधान में कर्तव्य उनका निर्वहन करने पर, और सरकार को, जो सरकार केंद्र सरकार है, उसको भी वो निर्देशित करने का उनका दायित्व होता उपराष्ट्रपति का, उसको बखूबी निभाएंगे। क्योंकि सारी संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी बनती है लोकतंत्र को मजबूत करना और जनता के पक्ष को, सत्ता को पूरा करने के लिए निर्देशित करना। यही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का काम करता है और दोनों लोग इसको बखूबी निभाएंगे, ये जनता का विश्वास है, मेरा भी यही विश्वास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाही जी, मलिक जी और विद्रोही जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए और अपना पक्ष रखा। तो आज उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ है, मतगणना इस वक्त चल रही है और अब से कुछ ही देर में ये उम्मीद जताई जा रही है कि यूं कहे कि चंद मिनटों में ही देश को नया उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मिल जाएगा कि कौन उपराष्ट्रपति चुनाव जीत रहा है, नए उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो भी उपराष्ट्रपति पद पर चुने जाएंगे उसके बाद देश में क्या होगा, क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर ये माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव को लेकर ही बीजेपी अपनी हर रणनीति तय कर रही है और हर रणनीति में कामयाब भी हो रही है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में भी अगर वो जीत जाती है तो ये मान के चलिए 2024 का रास्ता विपक्ष के लिए और भी ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। बहरहाल इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज।